चलिए मंगलाचरण करते हैं पहले जी। ओम सदाशिव समारंभाम अथ शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिम पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। आज जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र के विषय में पढ़ने वाले हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने पिछला जो विषय है उसको अच्छे तरीके से अधिगत कर लिया होगा। जिसमें कुछ ब्रेकर्स थे वो आपको ठीक कर लेने हैं, हम आपको फिर याद दिला दे रहे हैं। संज्ञा प्रकरण को सबसे पहले तो आपको ये जो आपको मूल पाठ भेजा था उससे अपना उच्चारण सुधारते रहें। सबसे फर्स्ट, सूत्रों का अर्थ आपको संस्कृत या हिंदी किसी एक वर्जन में अवश्य याद होना चाहिए। दो चीज। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत समझ की चीज है आप लोगों के लिए, कि आपको प्रत्याहार आना चाहिए। यह तीसरी महत्वपूर्ण चीज है। प्रत्याहार नहीं आने से आपको थोड़ा क्या बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, व्याकरण समझ ही नहीं पाओ। और उसके बाद आपको सवर्ण संज्ञा का विषय समझना है, इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के आभ्यंतर प्रयत और बाह्य प्रयत, इतनी चीजें जब आप ठीक कर लेते हैं तब आप समझ लीजिए आपका संज्ञा प्रकरण ओवरऑल पूरा हो जाता है। अब जब आपको इतना संज्ञा प्रकरण में तैयार हो जाएगा, आपको प्रत्याहार तैयार हो जाएंगे, आपको सवर्ण संज्ञा के लिए उपयुक्त उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये तैयार हो जाएंगे आपको, तब आपको संधि प्रकरण को जानने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। मैं आपको यह बात पहले ही बता चुका हूं कि संधि प्रकरण ही व्याकरण में इंपॉर्टेंट है। व्याकरण का 60% हिस्सा मात्र संधि है। यदि आपको संधि आ जाएगी तब आप समझ लेना कि हाँ, आपको व्याकरण आ गया है। संधि नहीं आएगी तो व्याकरण नहीं आएगा। ये मैं कई बार आपसे बता चुका हूं। यह एक रहस्य भी है। जैसे मित्रों, आपको पता था कि रावण की मृत्यु का एक रहस्य था। वो विभीषण जानता था कि इस रावण की नाभि कुंड में एक अमृत कलश है, जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक ये मरेगा नहीं। ठीक ऐसे ही व्याकरण का यह रहस्य है कि जब तक तुम संधि नहीं जानोगे व्याकरण नहीं जान पाओगे। अतः हमने सबसे पहले संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। अब जो उसमें कुछ अवशिष्ट बातें बची रह गई हैं वो हम सब आप लोगों के सामने से रखने का प्रयत्न करते हैं। अब हमारा यह सूत्र है एक अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। मित्रों, यह जो सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोजन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैं पहले जहां अपना बचपन में अध्ययन किया था वृंदावन में, तो वहां पर भी कई सारे गुरु लोग इसको नहीं सही से हमें समझा पाए थे और उन्हें समझ भी नहीं थी। वो कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी किया करते थे कि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की उपयोगिता क्या है, यह सूत्र बनाना क्यों पड़ा। ठीक है, तो आज हम इस सूत्र के विषय में सभी चर्चाएं करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं आप इन चर्चाओं से अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आइए, सबसे पहले आपके सम्मुख सूत्र है प्रस्तुत, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। ये सूत्र आपको आना चाहिए, उच्चारण करना। ठीक है, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। हमने इसका पदच्छेद भी लिख रखा है सूत्र में क्या क्या है। अण है, उदित है, सवर्णस्य और च और अप्रत्यय। अप्रत्यय को मित्रों आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर इसको
ग्रीन कलर में किया हुआ है, इसका कुछ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अतः हम वो आगे बताएंगे आपको, इसलिए उसे थोड़ा अलग कलर में किया है। ये सूत्र का आपने पदच्छेद समझा। पदच्छेद के बाद अस्य सूत्र से आरंभ किमर्था, इस सूत्र का आरंभ क्यों किया गया, ठीक है, बनाना क्यों था जरूरी, तो वो आपको उत्तर में लिखा है यहाँ पर। माहेश्वर सूत्रेषु, आप इसे प्लीज देखते जाइएगा। माहेश्वर सूत्रेषु दीर्घ प्लुतादि नाम अभावात्। आपको विदित है ये बात कि माहेश्वर सूत्रों में अर्थात जो अय्युण ऋलृक हैं उनमें दीर्घ प्लुतादि नाम अभावात्, दो चीजें देखिएगा, दीर्घ और प्लुत नहीं है उनमें, दीर्घ प्लुतादि नाम अभावात्, अर्थात उसमें दीर्घ अक्षर नहीं है माहेश्वर सूत्रों में। जैसे आपने देखा होगा अ ई उ ऋ ऋ अय्युण ऋलृक एवं, उनमें दीर्घ और प्लुत नहीं है। उनका अभाव होने से क्या होगा, जैसे वो दीर्घ प्लुत अक्षर क्या है, जैसे मैंने कुछ यहाँ दीर्घ लिखे हुए हैं, जे अ और ये ई उ, इस तरीके से कुछ दीर्घ अक्षर यहाँ पर लिखे हुए। तो दीर्घ प्लुतों के अभाव होने से आ में, ई में और उ में, इन तीन क्या मतलब इस प्रकार के इत्यादिशु कह दिया ना, और इस प्रकार के जो दीर्घ प्लुत भेद हैं उन सब में, इन स्थानों में इष्ट कार्यम न स्यात्, हमें जो कार्य करना होगा इष्ट कार्यम, अर्थात चाहे वो संधि का कार्य हो या अन्य किसी भी तरीके का कार्य है, वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में हमने ह्रस्व ही पढ़ रखी है मात्र, है, ह्रस्व का मतलब अ एक ले रखा है, ई एक ले रखा है, उ एक ले रखा है, बाकी अन्य जो उनके भेद हैं, जैसे वर्णमाला में आप भेद जानते होंगे कि एक अ के अलावा आ भी होता है, जो हिंदी की वर्णमाला है लौकिक, ई के अलावा एक ई भी होती है बड़ी वाली, उ के अलावा एक उ भी होता है दीर्घ वाला, किंतु यहां पर ऐसा नहीं है। आपके इस वर्ण समामनाय में ऐसा नहीं है, वहां पर एक एक अक्षर दिया गया है। तो अब इससे होगा क्या, अब इससे होने ये वाला है कि जो दीर्घ अक्षर उसमें आए नहीं, पर कुछ काम दीर्घ अक्षरों को प्राप्त होते हैं, वो दीर्घ अक्षरों में आप कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि दीर्घ अक्षर उधर पढ़े नहीं गए हैं, तो दीर्घ अक्षरों में आप कोई काम न कर पाएंगे। और इस्यते च अत्रापि कार्यम, यहां पर भी कार्य हो, अत्रापि अर्थात इन स्थानों पे भी कार्य हो, दीर्घ में भी कार्य हो, इसलिए सूत्र का आरंभ किया गया। तो सूत्र क्या करेगा कि माहेश्वर सूत्रों के द्वारा, अर्थात अर्जुन समस्त चाप्रत्यय सूत्र क्या करेगा वो सुनिए, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा जो कार्य ह्रस्वों में प्राप्त हैं, अ ई उ अर्थात जितने वहां पठित हैं उतने मात्र में प्राप्त हैं, उसके अलावा भी यह सूत्र आपका अनुद सवर्ण से चा प्रत्यय क्या कराएगा, दीर्घ और प्लुत अर्थात जो जो उनके भेद होते हैं उनके भेदों में भी इस कार्य को ये करवा देगा। ये इसका महत्वपूर्ण प्रयोजन है ना। अब इसके उदाहरण क्या हैं उनके बारे में हम जैसे आपको बता दें पहले, तब इसको थोड़ा चलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण थोड़ा दे ही देता हूं, इसलिए कि जैसे आप देखिए एक उदाहरण है सुधी और उपास्य। यह उदाहरण आप सबको पता है, लघु सिद्धांत कौमुदी में यह जब अच संधि का प्रारंभ होता है तो यण संधि का जो प्रारंभ है उसकी शुरुआत में ये उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है, यह सूत्र क्यों बनाना जरूरी है, अणुत सवर्ण से चा प्रत्यय, यहाँ पर आप थोड़ा उसको समझ भी पाओगे, ठीक है। देखिए हमारा सूत्र इसमें जो प्रवृत्त होता है आगे चल के वो एक इको एणची नाम का सूत्र है। हम आपको उसकी जानकारी हालांकि आगे देंगे, अभी आप इसे थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन लें, एक बार वो आएगा तो वहां पर भी बता देंगे। अभी कुछ लोगों को यदि न भी समझ में आए विषय तो घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें हम बस जल्दी ही 2-4 सूत्र के बाद ही वो विषय तत्काल फिर दोबारा आएगा, वहां पे भी समझा देंगे। इसलिए समझते जाए अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र की जरूरत क्या है, क्योंकि ये बहुतों के पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए। तो सुधी उपास्य
यहाँ जो सूत्र लगता है उस सूत्र का नाम है इको यणचि। इको यणचि में क्या है, एक तो इक प्रत्याहार है, ठीक है, और दूसरा क्या है, यण प्रत्याहार। जी। यण में जो आपके जो वर्ण आते हैं, आपको पता होगा ना प्रत्याहार, तो उसमें 4 वर्ण आते हैं, या, व, र और ल। और एक में कितने आते हैं, ई, उ, री, ली। इतने वर्ण आते हैं एक में, ठीक है। अब उस सूत्र में क्या किया जाता है इको यणचि में, वो सूत्र ये कहता है इकों को यण हो जाता है, एक 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 जो होते हैं उनको यण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक हो गई ये य, व, र, ल, ये 4 अक्षर एक। इन इकों को क्या हो जाता है, ओ सॉरी उल्टा हो गया, एक है 3 ये ए, और एक है 4 नीचे वाले ये ई, उ, रि, ली, ठीक है। इनके स्थान पर यण हो जाते हैं, एक के स्थान पर, तो य, व, र, ल, यह अक्षर हो जाते हैं। अब यह ध्यान देने की यह बात है, ये सूत्र एक को जो यण करेगा, एक में तो ह्रस्व ही आता है, ह्रस्व आता है, दीर्घ आता नहीं है, ये वाला नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि सुधी में जो ई है वह दीर्घ ई है। इको यणचि सूत्र द्वारा क्या कहा जा रहा है, इकों को यण होगा। अब एक में तो क्या है, जो भी है सब है ना, ये ई, उ, री क्या है, ये तो ह्रस्व ही पड़े गए हैं, तो जो भी काम होगा वो ह्रस्वों को ही होगा, दीर्घ प्लुत इत्यादियों को कहीं पर भी कोई काम हो नहीं सकता है। तो इससे क्या हानि होने वाली है, हानि यह होने वाली है कि सुधी में भी दीर्घ ई है, यहां पर भी हम यह इको यणचि सूत्र को लगाना चाहते हैं, अर्थात यण संधि करना चाहते हैं, पर वो अब संधि हो नहीं पाएगी, क्योंकि एक में तो ह्रस्व ई आती है, दीर्घ का पाठ नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यण संधि करनी है, अतः क्या करना होगा, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र क्या करेगा, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र आपको बताएगा कि जैसे जैसे ई, उ, रि, ली यह इक होते हैं, ऐसे ही इनके दीर्घ और प्लुत भेद भी, अर्थात इनकी पूरी फैमिली है जो 18 भेद हैं इनके, अथवा जिनके जितने भेद हैं वो भी सब एक प्रत्याहार में आ जाएंगे। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र यह करने वाला है, प्लीज एक बार और ध्यान से सुने, दिमाग से निकल न जाए। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र क्या करने वाला है कि जो प्रत्याहार में, जैसे एक नाम का प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में जो उसके केवल ह्रस्व भेद पठित हैं, उन ह्रस्व भेदों के अलावा भी वह कार्य किसमें हो जाए, दीर्घ में भी हो जाए, प्लुत में भी हो जाए, है ना, उसके जो भी 18 भेद हैं उन सब में वह कार्य हो जाए, है ना। अर्थात अ का अपना 18 का पूरा एक परिवार है, क्योंकि 18 तरीके का है ना, ई का अपना एक 18 का परिवार है, उस पूरे परिवार को कार्य हो जाए, एक उस अकेले ई ह्रस्व मात्र को ना हो बल्कि पूरे को हो जाए, दीर्घ को भी प्लुत को भी सबको हो जाए, यही कार्य करवाने के लिए अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का आरंभ किया गया है। आरंभ समझ में आया है, सूत्र क्या करने वाला है? जी जी आ गया। हाँ, कि जो ह्रस्व हैं वो एक तो हैं, पर दीर्घ और प्लुत एक प्रत्याहार में नहीं आए हैं। देखे ना, वहां तो एक एक केवल एक सैंपल डाल दिया है हर एक वर्ण का, और बाकी तो नहीं है ना। माहेश्वर सूत्र में दीर्घ नहीं पढ़ा गया, प्लुत नहीं पढ़ा गया, ठीक है। तो दीर्घ प्लुतों में भी वह कार्य हो जाए, इसलिए सूत्र का आरंभ है। तो आप समझ गए होंगे सूत्र का आरंभ। अब चलते हैं उसी स्लाइड पर, द्वारा से फिर दिमाग लगाइए उस स्लाइड में, ठीक है, तो आपको थोड़ा पता और चलेगा कि वो क्या है उस स्लाइड में।
चलिए, इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का आरंभ क्यों है। तो मैंने उससे अभी हिंदी में आपको थोड़ा बताया था, मैंने यहाँ पर उसे संस्कृत में लिखा है, वैसे भी समझ लेंगे। मैंने लिखा है, फिर से उसे एक बार पढ़ रहा हूं। महेश्वर सूत्रेषु दीर्घ प्लुतादि नाम अभावात। महेश्वर सूत्रों में दीर्घ प्लुत इत्यादि वर्ण नहीं आए हैं, तो अभाव होने से क्या होगा, आ ई उ इत्यादिषु स्थानेषु इष्ट कार्य न स्यात्। इन स्थानों पर इष्ट कार्य नहीं हो पाएगा, जैसे सुधीपास्य में यण नहीं हो सकता था। और इष्यते च अत्रापि कार्यम, हमें इष्ट तो ये है कि यहां पर भी कार्य हो, अतएव सूत्रारंभ, इसलिए अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का आरंभ किया गया। तो इस सूत्र के आरंभ से क्या होगा कि अब जो है महेश्वर सूत्रों में पढ़े गए जो वर्ण हैं वो अकेला नहीं आएगा, उसका जब निमंत्रण होगा ना उस वर्ण का, जिस प्रत्याहार में ग्रहण होगा, तो वो पूरे फैमिली सहित पहुंचेगा, सब परिवार। यह एक लाभ हो जाएगा। समझ गए होगे ना ये फैमिली वाला उदाहरण। जब वो अकेला है जी तो अकेले का न्योता होता है, और अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यदि यह सूत्र का आरंभ है तो वो पूरे अपने फैमिली सहित वहां उसकी उपस्थिति होगी, अर्थात उसके भेद सहित। फैमिली अर्थात जी उसके जी जो भेद है, दीर्घ प्लुत इत्यादि, ये सब, यह सूत्र के आरंभ करने का प्रयोजन है। अब आपकी उस अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में आपके पास, सबके पास किताब होगी। सबसे पहले एक पंक्ति दी गई है, वो पंक्ति यह है, प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय। ये पंक्ति दी गई है, ठीक है ना। अब इस जी पंक्ति में क्या है, इस पंक्ति को आपको समझना होगा। पहले इस पंक्ति का अर्थ समझना होगा। देखो, अर्थ तो बहुत सरल है, और पर इसका तात्पर्य तुम्हें समझने के लिए दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, यह इस पंक्ति में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, सुनिए। यहां पर है अप्रत्यय, ये शब्द सूत्र में ध्यान से देखिएगा, मैं जहां गोला किया हूं अभी, अप्रत्यय, अर्थात सूत्र में ये चा प्रत्यय जो था उसको मैंने यहां विच्छेद करके लिखा था, च अप्रत्यय। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, यहां पर क्या है, अप्रत्यय है। अब अप्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है, ये समझाने के लिए ध्यान रखिएगा। अप्रत्यय शब्द का अर्थ समझाने के लिए वरदराजाचार्य जी ने यहां पर अप्रत्यय शब्द का अर्थ क्लियर करने की कोशिश की है कि शब्द का अर्थ क्या है अप्रत्यय का, ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सूत्र में आया है। क्योंकि सूत्र के जब तक किसी एक पद का अर्थ आपको पता नहीं चलेगा तो आप पूरे सूत्र का अर्थ समझ नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगी। इसलिए इस अप्रत्यय को समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ग्रंथकार। अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय के जस्ट बाद यह पंक्ति दी है। क्या पंक्ति दी, तो देखो, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये दिया। तो पहले कहा प्रतीयते, क्या कहा पहले, प्रतीयते। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या किया जा रहा है, समझाना तो चाह रही है अप्रत्यय आपको, लेकिन पहले अप्रत्यय से पहले समझा प्रत्यय को रहे हैं। एक बार और सुनेंगे, शायद आपका ध्यान में आकर पुनः आकर्षित करना चाहूंगा, आप कहीं भटके ना। यह सूत्र है ना, आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, यह थोड़ा क्लिष्ट सूत्र है अन्य सूत्रों की अपेक्षा, इसलिए प्लीज हर एक व्याख्या पर ध्यान देंगे इसकी पर। अप्रत्यय अर्थ को समझाने के लिए ये पहले प्रत्यय को समझा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक नियम है, अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है, ध्यान दें, अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। अप्रत्यय को समझाने से पहले प्रत्यय को समझाने की क्या जरूरत है, क्योंकि बिना प्रत्यय के आप अप्रत्यय नहीं समझ पाओगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास बिडौजा को मत लाना। मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, अप्रत्यय को समझा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास बिडौजा को मत लाना, तो पंतोला जी क्या समझे, ये बिडौजा क्या है, नहीं समझे। नहीं समझे ना।
तो मैं दिल्ली। आपसे कहा बिडौजा को मत लाना, तो पहले बिडौजा को समझना पड़ेगा ना, जिससे कि आप उसे नहीं लाओ हमारे पास। जी जी क्यों? जी जी तो मैं बिडौजा को मत लाना से पहले वो बिडौजा होता क्या है वो समझना पड़ेगा। इसी तरीके से अप्रत्यय क्या होता है, इससे पहले प्रत्यय को समझना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? और जब मैंने आपको बता दिया कि बिडौजा का अर्थ होता है इंद्र, तो आप क्या करोगे? अब वह जो मैंने कहा है उससे समझ करके ही अपना कार्य करोगे। बिडौजा का संस्कृत में इंद्र होता है, इंद्र। तो अब आप क्या करोगे? अब आप बिडौजा को नहीं लाओगे, तो पहले क्या करना पड़ा आपको? नहीं लाने में क्या चीज नहीं लाना है उसका जानकारी करनी पड़ती है कि अच्छा यह नहीं लाना पड़ता है। हमने कहा अप्रत्यय, तो अब समझना पड़ेगा पहले प्रत्यय क्या है, तब अप्रत्यय समझा जाएगा। न्याय की भाषा में इसको कहते हैं अभावक ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। अभावक के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। ठीक है? तो इसलिए अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, च प्लस अप्रत्यय, इसको समझाने के लिए आपको समझाना पड़ा प्रत्यय। इसलिए सूत्र के जस्ट नीचे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के नीचे वृत्ति में जो लिखा है वो लिखा है प्रत्यय शब्द को पहले समझाया है। जब आप प्रत्यय को समझ जाएंगे तो आप प्रत्यय को निश्चित है समझ जाओगे। तो आइए अब प्रत्यय को समझते हैं। ठीक है? तो ये अब प्रत्यय को समझना करते हैं प्रारंभ। तो आइए अब उसकी व्याख्या देखिए प्रत्यय की। प्रत्यय की जो व्याख्या की है मूल ग्रंथकार ने, पहले तो कहा प्रतीयते, प्रतीयते इति प्रत्यय, ऐसा कहना चाहे, लेकिन इससे कोई ज्यादा बोध नहीं हुआ, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ, क्लियर ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने और कह दिया क्या? विधीयते, और जोड़ दिया कि प्रतीयते का मतलब है विधीयते। देखो यहां बराबर कर चिन्ह लगा हुआ है, प्रतीयते मतलब विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जो विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान देंगे उसको नीचे मैंने हिंदी में भी अर्थ लिख दिया है कि जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिसको विधान किया जाएगा वो प्रत्यय, और जिसको विधान नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? अप्रत्यय। ध्यान अप्रत्यय। दीजिएगा यहाँ अप्रत्यय, तो मतलब जो विधान होगा वो प्रत्यय, जो विधान नहीं होगा वो होगा अप्रत्यय। बात हो गई क्लियर? जी, विधान को और क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा और सरल, विधान माने क्या? जैसे मैं अभी नीचे एक उदाहरण दिया है वहीं आप समझ लीजिए। अभी वाला जैसे जैसे मैंने कहा कि इक, इक मतलब ई उ रिलरी, इनके स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है। यण मतलब यवरल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या चीज का विधान किया जा रहा है? तो यहां पर इन इकों के स्थान पर यण का विधान किया जा रहा है। ध्यान ध्यान से सुनिएगा। एक अर्थात ईऊ रिलरी के स्थान पर ये वर्ण हो जाएं, कौन? यवरल हो जाएं। तो विधीयमान कौन है, अर्थात कौन हो रहे हैं? तो यण हो रहे हैं, इसलिए यण कौन है? यण हो रहे विधीयमान, हैं। है ना? और जिसके स्थान पर होते हैं, अर्थात वह प्लेस जहां पर वो होते हैं उस स्थान को कहते हैं, जहां पर वो हो उनको कहते हैं अविधीयमान। उसको क्या कहेंगे? अविधीयमान। अर्थात जिसके स्थान पर कार्य का विधान हो, जिसके स्थान पर कार्य का विधान हो वो अविधीयमान, और जो कार्य विधान हो वह विधीयमान। आप समझ गए होंगे शायद। बात आई कुछ समझ में? जी जी। विधीयमान और विधीयमान। ठीक है? तो इसका मतलब यह होगा कि इक और यण, एक तो होगा अविधीयमान क्योंकि उसके स्थान पर कुछ विधान किया जाए, क्योंकि जो विधान हो रहा है क्या यण, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विधीयमान। विधीयमान हो जाएगा। ठीक है ना? तो जी ये आप इसका थोड़ा अब अर्थ समझ पाए होंगे सूत्र का। सूत्र का आप अर्थ नहीं अभी समझे होंगे। अभी आपने सिर्फ इसमें यह समझा है कि ये पहली पंक्ति का क्या अर्थ है, प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, इसका अर्थ समझा है। अब अर्थ समझना अब आरंभ करते हैं। इतनी सारी आपको जानकारी हो ना तब आप सूत्र का अर्थ समझ पाओगे। इतनी सारी सामग्री उपस्थित होनी चाहिए।
तो आइए सूत्र के अर्थ की भी चर्चा कर लेते हैं, बोर्ड पे लिख लेते हैं। सूत्र का अर्थ आपकी किताब में दिया हुआ है, एक बार उसे आप पढ़ें। क्या क्या अर्थ है वहां पर दिया गया है। पंतोला जी थोड़ा पढ़िए, सबको सुनाई दे। जी जी। हाँ, अभी अर्थ समझा लें, फिर आप सभी के प्रश्नों को लेते हैं अर्थ को समझा करके। जी। हाँ, अविधीयमाने अविधीयमानो अण अनुदित, हाँ, और अनुदित उदिच्च सवर्णस्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, संज्ञा स्यात्। स्यात्। बस अर्थ इतना ही है, ध्यान रखिएगा, इस सूत्र का अर्थ इतना ही है। बाकी इस अर्थ को समझाने के प्रयत्न है, जो जो आपको और कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, इसी अर्थ को समझाने के प्रयत्न है। मूल अर्थ इतना ही है, इतना ही याद करने में आपका तात्पर्य है। ठीक है, तो वहां लिखा गया है अविधीयमानो अण, है ना जी। अर्थात अविधीयमान अण अनुदित और सवर्णस्य संज्ञा मैं लिख देता हूं, है ना, उसका संस्कृत वर्जन आपके पास है। अविधीयमान अण और वर्ण की संज्ञा अपने सवर्ण, मतलब सवर्ण से संज्ञा स्यात्, अर्थात सवर्ण के संज्ञक होते हैं। ठीक है ना, अर्थात संज्ञक मतलब बोधक, सवर्ण के बोधक होते हैं। बोधक मतलब अपने सवर्ण का ज्ञान कराते हैं। मैं उसे लिख देता हूं, सवर्ण का, अथवा ऐसे लिख दो, सवर्ण के बोधक, बोधक मतलब ज्ञान कराने वाला, होते हैं। अब देखो इस सूत्र क्या करने वाला है। इस सूत्र में दो चीज है। सबसे पहली चीज है, ये पहली पंक्ति में मैंने लिखी है, पहली पंक्ति में लिखी है, उसे अलग छाट के, ठीक है ना। अविधीयमान अण, पहली चीज को अलग कर लेना सूत्र में से, है ना, सूत्र को थोड़ा अलग करके समझा जाता है। सबसे पहली चीज है अविधीयमान अण, और दूसरी चीज है ये उदित। ये दो चीजें क्या करती है, अविधीयमान अण और उदित, ये दोनों चीज। अविधीयमान मैं आपको समझा चुका हूं, अभी उसकी एक बार और चर्चा कर लेंगे। अविधीयमान अण और उदित जो होते हैं, वो अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। सवर्णों के बोधक का मतलब जिसके साथ उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, उसका ज्ञान कराते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आज का पाठ आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि सूत्र ऐसा है, इसको इसी वे में समझाना जरूरी है। अभी तक तो सब हलवा पूड़ी चल रहा था, ठीक है ना, थोड़े चने भी बीच में आ जाते हैं जो चबाने पड़ जाते हैं। तो व्याकरण की परंपरा है ही ऐसी, खैर, पर आपको ये बोधगम्य होगा, बिल्कुल सब समझ में आएगा। आप भी एक अपनी स्टडी करेंगे, उसके द्वारा ये सब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अविधीयमान अण और उदित क्या होते हैं, अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। अविधीयमान क्या चीज है, हमने जो समझा दिया आपको, हमने आपको अविधीयमान समझाया था कि जिसका विधान न किया जाए। जैसे हमने कहा कि एक के स्थान पर यण होता है, तो एक के स्थान पर यण होता है, एक हो गया विधीयमान, और चूंकि उसके उनके स्थान पर यण होता है, ये हो गया विधीयमान। तो आपका अण कैसा होना चाहिए, प्लीज, ये अण का विशेषण है। अण आपका कैसा होना चाहिए, ये अण का विशेषण है, ठीक है ना। अविधीयमान, अविधीयमान अण का विशेषण है। आपका अण कैसा हो, अण आपका विधीयमान हो। अविधीयमान का मतलब वो विधान नहीं किया जा रहा हो, बल्कि उसके स्थान पर ही कुछ हो रहा हो, वो एक स्थान के रूप में, वो एक प्लेस हो, उसके स्थान पर जब कुछ हो रहा हो, ऐसा अण क्या होगा, अविधीयमान अण। तो दो चीजें, अविधीयमान अपने सवर्ण का बोधक होगा, पहला अर्थ, और उदित अपने सवर्ण का बोधक होगा। अच्छा, ये अण का मतलब क्या चीज है, मैंने आपको बताया ना, प्रत्याहार जानना बहुत जरूरी है। प्रत्याहार नहीं जानोगे तो आपको जगह जगह दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पाणिनि जी आपसे बहुत शॉर्टकट बात करेंगे। वो शॉर्ट टर्म समझने के लिए आपको उनकी भाषा समझ लेना जरूरी है, ठीक है ना। जो गूढ़ संकेत होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि
पीएम, सीएम और आजकल जीएम वगैरह जाने क्या क्या आ गए, उनकी एक पूरी फुल फॉर्म होती है। ऐसे ही आपको पाणिनि जी यहाँ पर एक अण इत्यादि ये सब इस्तेमाल करेंगे, इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। पाणिनि जी ने कहा यह अण अविधीयमान होने पर अपने सवर्णों का बोधक होगा। अच्छा, तो ये अण का मतलब कितना? अण कहने से अब शंका हो गई। जी अण का मतलब कितना? अण दो बन सकते हैं, जो आप लोग बहुत पहले प्रश्न पूछते रहते थे ना, क्या वो ना दो जी बार आ गया, अब अण कहां तक बनाएंगे, बहुत चिंतित रहते थे कुछ लोग। उनकी चिंता अब जो है दूर होने वाली है। ठीक है, वो ध्यान से सुने। हमने कहते थे, हम भी आपको बार बार कहते थे कि नहीं आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। आप सोचेंगे बताएंगे कि नहीं, यही पूछ लो, कदाचित नहीं बताएं, है ऐसे ही कह रहे हो झुटकाने के लिए हम लोगों को। तो ऐसी बात नहीं है। हमने जब आपको आगे कहा है तो उसे उस स्थान पर बताने से आप ज्यादा समझोगे, बस उसी में तात्पर्य हमारा रहता। अण पर यहाँ प्रश्न है कहां तक लिया जाएगा, पहले अच्छा वाले ण तक अर्थात अयुण के ण तक ये प्रत्याहार लिया जाए या पर वाले ण तक लिया जाए, तो वहां पर यह निर्णय किया जाए। तो निर्णय किया गया है, आगे ही सूत्र में लिखा है अत्रैवाण परेण नकारेण, एक आध दो पंक्ति छोड़ के इस बात को लिखा गया है वहां पर, अत्रैवाण परेण नकारेण। उस पंक्ति का यह मतलब है कि केवल इसी सूत्र में जो अण है वो पर नकार तक लिया जाएगा। पर नकार तक मतलब अगले वाले तक चला जाएगा। तो इसलिए दूसरे इसमें क्या हो नकार जाएगा, इसमें 14 वर्ण आ जाएंगे। गिन लेना जी भाई, जी है थोड़ा दिक्कत हो जाए तो गिन लेना, इतने ज्यादा वर्ण आ जाएंगे। जी जी तो अवधीयमान अण का मतलब, अण मतलब वह 14 वर्ण अपने 14 वर्ण यदि वो अविधीयमान अवस्था में है, किस अवस्था में? अविधीयमान अवस्था में है, तो क्या करेगा, अपने सवर्णों का बोध कराएगा। ध्यान रखना, सवर्णों का बोध कराएगा का मतलब अपनी पूरी फैमिली का कराएगा। ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ह य व र और ल ल यहां तक, ये अपनी पूरी फैमिली का बोध कराएंगे। इतने अक्षर, ये 14 ही ओनली। और यदि किस अवस्था में होंगे? कंडीशन की अवधीयमान होंगे तब। अवधीयमान होने पर यह जो अण है अपने सवर्णी का बोध कराएगा। सवर्णों का मतलब अपनी पूरी फैमिली का बोध करा देंगे अवधीयमान अवस्था में। और कदाचित ये विधीयमान हुआ, विधीयमान का मतलब अब इसके स्थान पर इनमें से कोई एक अक्षर करो, विधीयमान अवस्था में नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। विधीयमान अवस्था के अर्थात जब जिस कार्य को उसके स्थान पे करने जा रहे हो उस कंडीशन में नहीं होगा, बल्कि ये अविधीयमान होना चाहिए। तो आप इन दोनों चीज को समझ गए होंगे। सबसे पहली बात तो अविधीयमान जी अपने सवर्णों का बोधक होता है। सवर्णों का बोधक मतलब एक वहां पर पढ़ा हुआ अक्षर अपनी पूरी फैमिली का ज्ञान करा देगा, यही तात्पर्य है। अपने सवर्णों का बोध होता है, वो सवर्णों का ज्ञान कराने वाला होता है। अब आते हैं उदित पर। और उदित भी क्या होता है? उदित भी अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। अब भैया ये उदित क्या चीज है? उदित क्या जी चीज है? जी आपका इतना बड़ा जो अणुत सवर्ण चाप्रत्यय सूत्र में जो लिखा गया है ना, वही अगली पंक्ति में लिखा है जी उ चू टू तू पू एते उदिता। उदिता, ये कु चू दिखता है टू तू पू ये उदित कहलाते हैं। उदित का मतलब इनमें ऊ लगा हुआ है हर किसी में, ये इत संज्ञक है। तो कु चू टू तू पू उदित है। आप कुछ कु चू टू तू पू को कुछ पहले भी जाना है, जैसे अकुह विसर्ज यदि यह नाम कंठ कु पढ़ा गया था, इचु ये सानम तालु में चू पढ़ा गया था, रिटुर साणा मूर्धा में टू पढ़ा गया था। तो वो टू कहने से कैसे 5 का बोध हो जाता था? 5 अक्षर अपने, है ना। कु कहने से क ख ग घ ङ इन 5 का होता था। चू कहने से च छ ज झ य अपने वर्ग के उनके 5 अक्षरों का बोध क्यों होता था? क्योंकि सूत्र कहता है आपका अर्ध सवर्ण से चा प्रत्यय है कि उदित भी अपने सवर्णों के बोधक होते हैं, अपने सवर्णों के। तो क के सवर्णी क्या है? क के क का है क ख ग घ, जो उसके वर्ग में है वो उसके सवर्णी है, ध्यान रखना, क्योंकि उसके साथ नौ उनकी नौ सवर्ण भी आएगा संज्ञा है। ना, नौ भी तो हाँ आएगा। जी, क ख ग घ के साथ न भी आएगा ना अंतिम 5 में। हाँ अभी अभी जी यही जी मान के चलते हैं, ठीक है ना। जी जी तो ये उसके सवर्णी है। तो क्या होगा, उदित जो होते हैं वो भी अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, अर्थात वो भी अपनी फैमिली का ज्ञान करा देते हैं, ठीक है ना, ये तात्पर्य है। तो जहां पर कु पढ़ा गया होगा तो कु का मतलब पूरा कवर्ग लेना है, क ख ग घ 5 अक्षर। जहां पर पू पढ़ा तो प फ व म पूरे 5 अक्षर लेने हैं, ये अपने सवर्णी के बोध का मतलब होता है। तो अब आगे क्या होगा, पाणिनि जी को जैसे कहीं पवर्ग पूरा प फ ब भ म इतने अक्षर कहने हैं तो सबको नहीं बोलेंगे, वो पू बोल देंगे।
जैसे च वर्ग पूरा च छ ज झ य इसको नहीं बोलेंगे, बल्कि वो चू बोल देंगे। इससे आप समझ जाओगे कि हाँ ये 5 अक्षर है, इस चीज का वो इस्तेमाल करेंगे। पर उदित की कंडीशन क्या है? अण तो अविधीयमान होने पर ही अपने सवर्णियों का बोध कराता था, लेकिन उदित चाहे विधीयमान हो अविधीयमान हो, दोनों कंडीशन में अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। बस यही भेद है। इसी को लोग बाग इसमें अक्सर पूछ लेते हैं इस बात को कि यह अविधीयमान विशेषण किसका है और लियोन अण का है, अविधीयमान विशेषण उदित का नहीं है। उदित दोनों कंडीशन में अपना बोध कराएगा, चाहे तो विधीयमान हो या विधीयमान हो, चाहे तो वो किसी के स्थान पर हो रहा हो, चाहे वह स्थान हो वहां पर खुद ही ये स्थान के रूप में क्यों ना पढ़ा गया हो। दोनों ही चीज में जो ये उदित होंगे, उदित मतलब कुचु टुतु कु, ये आपको बता दिया। ये क्या करते हैं? अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं। तो आज तक की आपकी बात यहां तक रही। अब आपको अपने इस सूत्र में आई हुई कुछ पंक्तियां पढ़ लेना, वो सब की सब क्लियर हो जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो छोटी मोटी कल जो पंक्तियां बची हैं उनका वाचन कल कर लेते हैं, उनको हम कल पढ़ लेंगे। और दो चार पंक्तियां बची हैं, उनमें कोई ज्यादा दम नहीं है, बस दम की बात इतनी थी जो आपको बता दी। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आपके पास समय है, पूछ लीजिए। एक मेरा ही है। जी जी। कुचु टू टू पू, इसने एते उदितः कहा, हाँ एते के साथ एक वचन सा क्यों है उदितः? तो एते तो बहुवचन है। हाँ, एते क्या कहा? एते उदितः लिखा है इसने पुस्तक ने। उदिता के उदिता ऐसा होना चाहिए, क्या पाठ है? उदितः लिखा है, तो ये एक वचन है या बहुवचन? कुछ शंका हो रही है। अरे देख लेते हैं भाई क्या पाठ है। उदिता के उदिता, हमने भी वो पाठ क्या है कि एते उदिता के उदिता। एते उदिता, उदिता का मतलब है उत इत यस्य। उत है इत अर्थात इत संज्ञक जिनका, बहुब्रीहि से निर्देश कर दिया गया है। जी जी। बहुब्रीहि से निर्देश करने से क्या होगा? कुचु टुतुपु एते वर्णा उदिता। उदिता का मतलब इनमें उकारित संज्ञक है, सब में उदित से ये लिए जाएंगे, ये वहां कहने का तात्पर्य है। ठीक है ना जी। बहुब्रीहि समासयुक्त निर्देश है तो एक वचन से कर दिया है, कोई बात नहीं। डॉक्टर विद्याधर प्रबल। हाँ जी सर, नमस्कार। जी जी आचार्य जी नमस्कार। जी जी। हाँ पंतोला जी बोलिए। जी सर आप बोलिए, आपने हाथ उठाया था है ना, मेरा हाथ लग गया होगा शायद। मैं अच्छा कोई बात नहीं। वही बोलना था। अच्छा वो हो गया ठीक है। और कोई हो, और किसी को शंका है तो कृपया हाथ उठाएं। हाँ वैखरी जी हैं, कुलकर्णी वैखरी। आचार्य नमो नमः। नमो नमः जी। सम्यक के बोधक जो आपने बताया, हाँ तो बोधक का तो आपने अर्थ लिखा है वहां पर, ज्ञान कराने वाला। हाँ। किंतु सवर्ण के बोधक की आपने एक व्याख्या बताई थी, तो वो आप फिर से बताएंगे? हाँ, सवर्ण के बोधक का मतलब यह है, जैसे अ एक अक्षर है ह्रस्व अ, अब इसके सवर्ण संज्ञा कौन है? दीर्घ वाला आ भी इसका सवर्णी है, प्लुत वाला आ ये भी इसका सवर्णी है। सवर्ण संज्ञा के, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक है और प्रयत्न में भी तुल्यता है, इस कारण से, है ना। नहीं, लेकिन उदित अपने सवर्ण के बोधक होते हैं ऐसा लिखा है आपने। हाँ, अच्छा कुचुटुतुपु वाले, तो वो पूरे जो वर्ग है वो सभी जो सवर्ण वर्ग में आते हैं, हाँ का ज्ञान होता है ऐसा उसका यही अर्थ है है। क्या? कु कहने से क ख ग घ ङ, इनका हाँ। जो कंठ स्थान है, कंठ स्थान वाले इन सबका बोध हो जाता है एक केवल कु के कहने से। अच्छा, जी जी जी। धन्यवाद। एक चू के कहने से पूरा चवर्ग का ज्ञान होगा, हाँ, क्योंकि उदित भी अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। ठीक है ना। इसका अर्थ भी वही हुआ। जी जी जी, इसका भी वही अर्थ है। तो कु होगा तो क ख ग घ ङ सबको कह देगा। जैसे अको विसर्जनीय नाम में तो वहां तो एक आ गया अकुह विसर्जन कंठ, तो कु से हम कवर्ग अर्थ पूरा क्यों करते हैं? उसमें कु में पूरा अर्थ करने में यही कारण है कि यह सूत्र ही बताता है कि यहाँ पर कु हो तो वहां पर पूरा वर्ग का ग्रहण करना है, फिर आपको उन पांचों का ग्रहण करना है। राजेश कुमार मिश्रा जी। कु बोला तो वो पूरे 5 वर्ण उसमें समा गए। हाँ, यदि आप क बोलते हो तो केवल क आएगा, ख बोलते हो तो ख आएगा, लेकिन उसमें कु अपने उ यदि जोड़ दिया, अच्छा, तब वो पूरे अपनी फैमिली को लेकर के उपस्थित होगा वो। ठीक है धन्यवाद। ना। जी
राजेश कुमार महोदय, मिश्रा जी। जी महोदय नमो नमः। नमो नमः। ये अण और उदित तो समझ में आ गया, ये थोड़ा अविधीयमान जो है ये थोड़ा कठिन जैसा लग रहा है, थोड़ा इसको और सरल तरीके से समझा अरे सकते हैं। बिल्कुल सरल समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जवाब, आपका नाम क्या है? राजेश मिश्र। तो राजेश मिश्र जी, आपको एक उदाहरण से इसको समझाना पड़ेगा, ये विधीयमान अविधीयमान को। ठीक है, वैसे मैंने आपको शास्त्रीय उदाहरण से इसको समझाया है? जी मैंने आपको शास्त्रीय उदाहरण से समझाने की कोशिश की है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको कुछ एक और लौकिक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे देखिएगा, आप किसी कुर्सी या चटाई पे बैठे होंगे इस वक्त, है ना? जी जी। तो आप जो बैठे हो, आप जो व्यक्ति रूप में वहां पर बैठ रहे हो, तो आप तो विधीयमान हो, और जिस स्थान पर बैठ रहे हो वो अविधीयमान है, अर्थात वो विधीयमान नहीं है। अच्छा। तो दोनों चीजों में अंतर समझे ना? जी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं, तो मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या है वहां पर? विधीयमान। अविधीयमान क्या है? वह स्थान, वह आधार। ऐसे ही वर्णों में दो चीज होती है, वर्णों में दो चीज है, अर्थात संधि में आप प्रायः ये देखोगे इस पूरे संधि के प्रकरण में कि किन्हीं वर्णों के स्थान पर कुछ अन्य वर्ण हो जाते हैं, उन्हें हटा करके। ध्यान दीजिए, अच्छा, हाँ। उन्हें हटा करके कुछ अन्य वर्ण हो जाते हैं। जैसे इक्वेडची में क्या होता है? ई को हटा करके यह आता है, जी, है ना? संधि प्रकरण में होता है। ऐसे ही वहां पर कोई एक वर्ण हटता है और दूसरा आता है, तो जो वर्ण हट रहा है, हट क्यों रहा है? क्योंकि उसके स्थान पर वो दूसरा आ जाएगा। जी तो आने वाला जो वर्ण है, जो होने वाला है, भावी वर्ण, वो तो होता है विधीयमान, और जिसके स्थान पर वो हो रहा होता है वो अविधीयमान हो जाता है। ओहो, आ गया क्योंकि उससे भिन्न है वो। ठीक है ना? जी जी। तो ये धन्यवाद शास्त्री महोदय। ये चीज को ऐसे समझ सकते हैं। शुभा मलैया जी जी। जी धन्यवाद। जी जी शुभा मलैया। नमस्कार आचार्य जी। जी जी। ये विधीयमान और अविधीयमान शब्द का अर्थ कुछ समझ में आया ना? तो अभी जैसे आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा सा और इसके दूसरे और अर्थ और बता दें, स्थानीय और आदेश। अच्छा। हाँ, ये जो अविधीयमान होता है, अविधीयमान को क्या कहना है आपको? स्थानीय। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए इसे। जी। अविधीयमान का मतलब होगा स्थानीय, जी जी। और विधीयमान का मतलब होगा आदेश। स्थानीय का मतलब मैं कई बार अपनी व्याख्या में बताया था, प्लेस, वह स्थान हाँ जहां पर, है ना? और जो कार्य होगा वहां पर आएगा वो आदेश कहलाएगा, जिसको विधीयमान करता है, जिसका विधान किया जा रहा है, जिस कार्य को वहां किया जाएगा। ये अच्छा, दोनों का है। विधान बिल्कुल, किया जा रहा वो विधीयमान, यस यस। बताया उनको जा रहा दूसरे है। रूप में स्थानीय और आदेश भी समझ सकते हैं, पर ये सूत्र में यही दो शब्द विधीयमान अविधीयमान की चर्चा है, इसलिए हमने इन्हीं को ज्यादा कहा था। उनको भी इस रूप में भी समझ सकते जी जी। हैं। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं ना कि जिसका विधान किया जा रहा है वह विधीयमान हुआ, और जिसको हटाया जा रहा है वो अविधीयमान हुआ। यस यस, बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छी परिभाषा की, सब लोगों को इस समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि कभी कभार मेरी बात कम समझ में आती है, आप लोगों की बात आप लोगों के ज्यादा समझ में आ जाएगी सच्चे में। तो आप लोग भी व्याख्या किया करिए, बड़ा आनंद आएगा इससे। अब यह क्लियर हो गया। चलिए। जी जी जी। ज्योति श्रीवास्तव जी। जी सर, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सर, आपने लिखा था सुधी पाठ से, तो वो किसको समझाने के लिए लिखा था? ये विधीयमान और अविधीयमान को समझाने के लिए। अच्छा, तो सुधी। वहां पर अविधीयमान है ई और विधीयमान है य। अविधीयमान ई थी, वो अविधीयमान एक था, अतः अपने सवर्णियों का ज्ञान करा दिया, इसलिए वो दीर्घ का भी ग्रहण हो गया उसमें, ये समझाने के लिए किया। अच्छा, जी जी।
अगला तो अब जी अभिजीत जी। हाँ, नमो नमः। जी इसमें ये जो विद्यमान और अविद्यमान जो है, तो इसमें अपनी अपने जो सूत्र का जो नाम है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो इधर बिल्कुल चा बिल्कुल चा प्रत्यय जो है, तो चा प्रत्यय को जो अगर उदाहरण में ले लिया जाए तो अ जो है इसमें चा च अप्रत्यय, तो अ जो है वो अविद्यमान हो गया। हाँ हाँ, अप्रत्यय का अर्थ है अविधीयमान। बिल्कुल, मैंने वही तो बताया, सूत्र में अप्रत्यय शब्द का अर्थ किया है अविधीयमान। ना 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 ना, मुझे ये कहना है अभी जी। उदाहरण के लिए चा प्रत्यय च अप्रत्यय है, तो इधर अ जो है जो हिडन है जो चा में मिल गया है, तो ऐसे अभी इस सूत्र का कहना ये है ना कि अभी ये जो हिडन अ है वो हिडन अ यही अविद्यमान है, ऐसा नहीं नहीं, हिडन मतलब छुपा हुआ। आचार्य जी अच्छा। मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, वह हमने उसको विच्छेद किया, उसको अलग। आपने हमारे हाँ। स्लाइड में देखा होगा, उस विच्छेद को अलग किया गया है। नहीं सर, मुझे एक- कहना है गुरुजी, अभी- मैं अभी- चा प्रत्यय का अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ। अभी समझो जी। दूसरा शब्द ले लिया जाए, समझो अभी प्लुत आदि, तो प्लुत आदि है, तो इसमें आ जो अक्षर है वो छुप गया है ना प्लुता में, ता में। मतलब हाँ, ये चा प्रत्यय में भी वो छुप गया है संधि के कारण। हाँ, तो अविद्यमान यानी कि ऐसा क्या कि जो छुप जाता है? नहीं, ऐसा अर्थ आपको नहीं, करना नहीं। नहीं है। उतना जो बताया जा रहा है वही करना है, ऐसे तो अपव्याख्या हो जाएंगी। छुप जाता है को नहीं कहना है, ऐसे वो छुपा हुआ स्थानीय तो- का लाभ नहीं हो पाएगा ना, जो हमने आचार्य जी। ऐसा अर्थ किया है। यह आचार्य व्याख्या जी। सब यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं। आचार्य जी, हाँ, छुपा हुआ उसमें है, चाप प्रत्यय का उसको आपने तोड़ा तो च के साथ अ है वो दिख रहा है, उसको हम हटा हुआ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हटे हुए की बात कर रहा हूँ सीधे कि अविद्यमान माने फिर वो उसको हटा करके ही लाना है, फिर कुछ और, फिर उसका जो अस्तित्व ही व्याख्या नहीं दी है रहेगा उस पर उसमें ध्यान तो फिर। दीजिए, वह पर्याप्त है इस चीज के लिए। आपकी व्याख्या संदर्भ के अनुकूल नहीं है। कोई ऐसा शब्द को लेकर उदाहरण नहीं दे सकते? ना, शब्द को लेकर के नहीं है वो। यहाँ पर उदाहरण ये है कि अप्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है, ये बतलाने के लिए प्रयत्न किया गया है। उसको संधि तोड़ मड़ोड़ के वो वैसा आप बता रहे हैं, उस तरीके से नहीं। अप्रत्यय के अर्थ को समझाने में तात्पर्य है अभी तक का जो व्याख्यान है। जी जी। आगे जाके समझ में आएगा अभी। कीर्तिमाला जी। जी प्रणाम गुरुजी। मुझे ये पूछना था कि अभी अगर हमको ये संधि प्रकरण सीखना है जिसमें सवर्ण वर्ण पता होने चाहिए, तो उसके लिए हमें ये सिर्फ स्थान मतलब वर्णों के स्थान पता होने चाहिए, या फिर वो प्रयत्न भी थोड़ा प्रयत्न भी जान लो। कुछ जगह इनकी भी जरूरत पड़ेगी कुछ संधियों में, क्योंकि ये तो अभी मुंह पे नहीं हुआ है, तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए दोनों जरूरी है। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला ब्रेकर है प्रत्याहार रूपी ब्रेकर को पार करो। सेकंड ब्रेकर यही सवर्ण संज्ञा वाला है जिसमें उच्चारण स्थान भी है और अभ्यंतर पर बाह्य प्रयत्न भी है। ये 2-3 ब्रेकर पार कर जाओ, संज्ञा प्रकरण पार, फिर आप संधि में आ जाओगे, फिर चलेगा कुछ। तो जो दिए है वैसे ही सिर्फ रट्टा मारना है उसे, मतलब मुंह पे कर लेना है। रट्टा ना कहा कीजिए, हम आपको प्रॉपर समझाते हैं। नहीं, हम तो क्या कहते हैं क्लास के अलावा कि आप इसको रट्टा मार के यहाँ पर लाओ, हम आपसे कभी कहते हैं शब्द को नहीं, हम आपको प्रॉपर समझाते हैं। पहले आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न करें। याद करना है। हाँ, उसको याद करना है। याद का मतलब पहले समझ फिर याद। हम आपको समझा रहे हैं और याद करने के लिए बता भी रहे हैं कि आपको यह चीज याद कर लेना है, हिंदी वर्जन या संस्कृत वर्जन। वो हिंदी वर्ड पता नहीं है याद करने के लिए, तो रट्टा ही पता है, इसलिए रट्टा निकलता है। नहीं, यह शब्द उचित नहीं है। रट्टा का मतलब क्या होता है, हमने आपको एक किताब दे दिया कि हाँ इसका एक अध्याय कंठस्थ करके लाओ, बिना हमने कुछ बताया नहीं कि इसमें है क्या है इस किताब का, वो रट्टा शब्द के अंतर्गत आ जाता है। और मैं आपसे एक और कह दूं आप लोगों को धैर्य बनाने के लिए, जो भी कठिनाई है, सुन लीजिए, जो भी कठिनाई है यही संधि प्रकरण तक है। मतलब लगभग आधा महीना तो बीत गया, 2 महीने की कठिनाई है। ये 2 महीने में तप गए, 2 महीने में तपस्या कर ली तो आ जाएगा। बस ये कठिनाई के दिन सिर्फ ये 2 महीने हैं, जिसमें से 15 दिन जा चुके हैं और 1.5 महीना और बचा है। ये यदि ठीक कर लिया तो व्याकरण में प्रवेश हो जाएगा। और आप भी मेहनत करें, मैं कहूं अपनी तरफ से भी प्रयत्न करें
और यदि आप इसे नहीं साध पाए तो फिर समझ लीजिए कि फिर नहीं। हर्ष आपको मिश्रा जो जी, दिक्कत है, जो भगा भुगी होगी, जो कुछ चाहना होगा छोड़ना होगा, वो इतने में ही होगा। मेन दिक्कत इसको यही है, भेदन करने में। किले में एक बार घुस गए फिर दिक्कत नहीं है। तो संधि किला है, इसको एक बार आप घुस गए बस हो जाएगा। तो जो भी आपको धैर्य धारण करना है, सिर्फ ओनली ऑन 2 मंथ आप जान गए, व्याकरण जान जाओगे, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी। संधि प्रकरण आ गया आपकी मुट्ठी में, व्याकरण आपकी मुट्ठी, तो घबराए नहीं, है ना। जी हर्ष मिश्रा जी। हाँ जी गुरुदेव, आपने अभी बताया कि जैसे जो विधीय मान है, जैसे यण जो प्रत्याहार में आते हैं सभी य वर अल, ये सभी जो अविधीय मान है इक ई उरीलरी के जगह पे आते हैं और मतलब इष्टकार उनका होता है। जी जी। तो मतलब जो 14 माहेश्वर सूत्र है उनमें जो मतलब सभी ह्रस्व जो वर्ण है उनका प्रयोग हुआ है। तो उनके जो आपने बताया कि 18 जो प्रकार है, मतलब वो सभी 18 प्रकार यहाँ पर विधीय मान है ना, जो उनके स्थान पर आएंगे। उनका ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान में तात्पर्य है। जी मतलब ये सभी जो अभी 18 जो हैं वो अभी यहाँ पर मतलब यण का काम कर रहे हैं, यण है। हाँ, वो सभी जैसे उनके हमने स्थान- कहा ना, एक के स्थान पर यण हो, तो एक जी, के जी। कहने से ओनली ऑन ई नहीं आएगी। अब जी, एक जी। के रूप में आपके पास इन 18 में से जो उपस्थित हो उसके स्थान पर यण कर लेना, जी, जी, जी। तो वे है सभी ना। जो ऐसा ह्रस्व नहीं हो कि आपको ह्रस्वीकार दिखे तभी आप सोचोगे नहीं ह्रस्व दिखेगी तभी यण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको दीर्घ प्लुत कैसी भी दिखाई दे, उन सब में कार्य करना है, उनके सभी भेदों में मतलब। उनके सभी वेदों में वो कार्य होगा। जी जी। जी, जी राजमणि उपाध्याय थे, एक हाथ उठाया था। चलिए यही अंतिम प्रश्न अंतिम लेते हैं, प्रश्न फिर समापन करते हैं, फिर राजमणि जी कल का ले ही अंतिम लेंगे, और प्रश्न, है ना, समय हो रहा है। राजमणि जी का ही था अंतिम प्रश्न। राजमणि। भ्राता नमो नमः। नमो नमः। यदि समय हो चुका हो तो मैं आपसे पर्सनल पूछ लूंगा फोन पर। हाँ पे एक पूछ लो, कोई बात नहीं, अब फिर करते हैं। ये मेरा ये प्रश्न था कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये सूत्र जो इसका व्याख्यान आपने किया, मैंने ध्यान पूर्वक सुना, स्लाइड वगैरह भी देखे, लेकिन निष्कर्ष रूप में ये जानना चाहता हूँ, 4-5 लाइन में आप ये बताने का कष्ट करिए ये सूत्र आखिर करता क्या है, बस संक्षेप में बता दीजिए। इसीलिए मैंने सूत्र की जो हेडिंग बड़े अक्षरों में लिखी, अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम, क्योंकि यही समझ में नहीं आता है, यही नहीं आया, इसलिए मैंने पूरा सुना ध्यान से। इसलिए मैंने इसको 2 बार बताने की कोशिश की, एक बार स्लाइड के माध्यम से, एक बार ब्लैक बोर्ड पर खुद। संक्षेप यही में नहीं बताइए। समझ में आता, ये तो दिक्कत थी। मैंने आपको ये भी उदाहरण दिया था, वृंदावन में हमारे कई गुरुजी लोग थे, तो वो भी उसको उस तरीके से बतलाने में असमर्थ थे, लेकिन बाद में हमें अन्य जगह जहाँ अध्ययन हुआ वहां पर ये सब पता चला। ये सूत्र करता क्या है आप ही बताएंगे। आप बताइए, ऐ उड़ ऋलृक में इकार उकार अकार इत्यादि कैसे पढ़े गए हैं? ह्रस्व या दीर्घ, या ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब प्रकार के पढ़े गए हैं, आप ये बताइए। ह्रस्व पढ़े गए हैं। ह्रस्व पढ़े गए है ना जी। तो अब एक प्रत्याहार में ह्रस्व आएंगे या दीर्घ प्लुत सब कुछ आ जाएंगे? ह्रस्व आएंगे। जो पढ़े गए वही आएंगे ना, ह्रस्व है तो ह्रस्व आएंगे। बिल्कुल। तो जब ह्रस्व है तो ह्रस्व आएंगे। तो अब एक बात बताइए, सुधी उपास्य में तो दीर्घ ही है। हाँ जी, दीर्घ ही है क्या? नहीं, हाँ दीर्घ है। और दीर्घ ई तो एक में आएगा नहीं। अब जी, दीर्घ ही एक में नहीं आएगा तो एक के स्थान पर कोई अब कार्य कर पाओगे आप? क्योंकि वो तो एक है ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो यण नहीं कर पाओगे ना फिर वहां। हाँ जी, वहां करना जरूरी है। तो ये बताएगा कौन कि ये दीर्घ ई भी उसी की बहन है, छोटी वाली ई की बहन। अच्छा, इसको बताने के लिए अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का आविर्भाव हुआ है। अच्छा जी। कि जो ह्रस्व भेद हैं उन्हीं भेदों से आप दीर्घ प्लुत भेद का इनका भी ज्ञान समझ लेना। ह्रस्व भेद वहां पर अपने पूरी फैमिली का ज्ञान कराएगा, वो यदि वो अविधीयमान अवस्था में है तो। अवधीयमान है और अण है तो। जी, बात आई समझ में? जी अब आई समझ। चलो, अरे अच्छा, आएगी ऐसे धीरे धीरे अच्छा लगेगा। भ्राता जैसे ये है कि ह्रस्व का हमने उच्चारण किया, या यदि ह्रस्व दिख रहा है तो वहाँ पे प्लुत, दीर्घ प्लुत, उदात अनुदात सब कुछ है वहां पर, ये जानना चाहिए। चलो अब आपका समय समाप्त हो गया, कल करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य जी, नमो नमः।